जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 के विज्ञान विद्युत चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी इसका मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, देखते हैं क्या हुआ था। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था हम लोगों ने प्रतिरोध ना। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, हम लोगों ने कल पढ़ा था R बराबर रो यल अपान ए। मैं ये कल फॉर्मूला बताया था। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें विशिष्ट प्रतिरोध क्या होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है। ठीक, अब ध्यान से देखिए। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, अब विशिष्ट प्रतिरोध इस रो को कहा जाता है। ठीक, अगर मुझे रो का मान निकालना है तो ध्यान से देखेंगे रो बराबर क्या मिलेगा। हाई ए नीचे दे तो गुणा में जाएगा तो आर ए और बटा में क्या मिल जाएगा यार। ठीक, तो रो बराबर क्या सूत्र मिलेगा, तो रो बराबर आर ए बटा में यल। तो एक ये सूत्र मिला है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध आर बराबर रो बराबर आर ए अपान या मतलब हम लोग समझते हैं राम, अपने से याद कर लीजिए किसी तरह। रो बराबर आर ए बटा में यल। अब देखिए, अब यहां से इसकी निर्भरता, मोस्ट इंपोर्टेंट निर्भरता, रो की निर्भरता। अब देखिए मैंने कल बताया था फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले को बताया था आर बराबर रो यल अपान ए। मैंने बताया था, मैंने बताया है कि प्रतिरोध सूत्र के हिसाब से कैसे कैसे निर्भर करता है। प्रतिरोध रो के अनुक्रमानुपाती मतलब तार पर निर्भर करेगा कैसा प्रकृति है। प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब जिस तार का जितना ज्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा लंबा होगा। और देखिए बटा में क्षेत्रफल है, मतलब उल्टा संबंध है। मतलब मैंने बताया था कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। तो देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सूत्र में आ रहा है, जो 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 वैल्यू सूत्र में आ रही है, हमारा प्रतिरोध उस पर निर्भर करता है। ठीक, लेकिन भाई साहब विशिष्ट प्रतिरोध ऐसा नहीं होता है। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध में भले सूत्र आता है रो आर ए अपान यल, लेकिन वह निर्भर इसमें से एक ही पर निर्भर करता है, वह क्षेत्रफल। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता है, न ही लंबाई पर निर्भर करता है, न और न ही प्रतिरोध पर निर्भर करता है। मतलब इस सूत्र के हिसाब से ये जो विशिष्ट प्रतिरोध किसी पर निर्भर ही नहीं करता है। तो निर्भर किस पर करता है, ध्यान से देखेंगे, ओनली दो चीजों पर। ओनली दो चीज पर हो जाएगा। पहला, तार की प्रकृति। पहला है तार की प्रकृति, और दूसरा है तार की प्रकृति के बाद तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तापमान, तापमान पर निर्भर करता है। ठीक, करता है। याद रखिए कि जो रो है सूत्र के हिसाब से वह किसी पर निर्भर नहीं करता। जैसे आप लोग सोचेंगे कि ये सूत्र में सर आर बराबर
और रो बराबर आर यल बटा ए बटा यल आ रहा है, तो वह प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, लंबाई पर निर्भर करेगा। लेकिन असलियत में ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह किसी पर निर्भर नहीं करता, ठीक। तो वो निर्भर करता है केवल तार की प्रकृति पर, मतलब तार किस पदार्थ का बना है, और पदार्थ तापमान पर निर्भर करता है, ठीक। जैसे जिस मतलब कि सभी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, ठीक। वो तापमान पर निर्भर करती है और तार की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक। ये पढ़ना था, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। ठीक, ऐसे इसका मात्रक देखिए, देखिए इसमें लिखा है, इसका थोड़ा सा मात्रक मात्रक आप लोग याद कर लिख लीजिए। इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम मीटर, ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर होता है। यहाँ से हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ओम मीटर ही आएगा यहाँ से भी, ठीक। तांबा का प्रयोग चल ठीक है, हमको तो लग रहा है अब जहाँ तक हो गया इतने। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। प्रतिरोधों का संयोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों का संयोजन मतलब क्या है कि प्रतिरोध को हम कैसे कैसे किस प्रकार उसे बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक। देखिए, अब प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से पढ़ा जाता है। पहला एक होता है श्रेणी क्रम समायोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर समांतर क्रम संयोजन, ठीक। समांतर क्रम संयोजन दो होते हैं, ठीक। अब देखिए, ये श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से पढ़ना है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। पहला इसमें पढ़ेंगे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए भाई साहब, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। मैंने बताया था प्रतिरोध कैसे बनाते हैं, प्रतिरोध को इस तरह बनाते हैं ना, मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। अमीटर कैसे बनता है, प्रतिरोध कैसे बनता है, धारा कैसे बनती है, ठीक। मैंने ऑलरेडी सब बनाया है। देखिए श्रेणी क्रम समायोजन कैसे बनता है, ध्यान से समझिए। मैं पूरा लिखूंगा नहीं, आपको इसी तरह समझ में आ जाएगा, ध्यान देखिए। अगर मेरे पास तीन प्रतिरोध हैं, ठीक, देखिए ध्यान से। पहला प्रतिरोध हो गया, दूसरा प्रतिरोध हो गया, तीसरा प्रतिरोध हो गया। अब ध्यान देखिए, ये हमारा पहला प्रतिरोध हो गया R1, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध हो गया R2, और ये हमारा तीसरा प्रतिरोध हो गया R3, ठीक। तो देखिए समांतर श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है कि यदि हम किसी प्रतिरोध का
अंतिम सिरा, ये अंतिम सिरा है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया। दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से मुंह जोड़ दें। ठीक, और आगे भी यही काम चलता रहेगा। ठीक, और आगे भी यही काम चलता रहे तो इस प्रकार जो श्रेणी प्राप्त होती है, इस प्रकार जो संयोजन प्राप्त होता है, समायोजन प्राप्त होता है पूरी आकृति को, उस आकृति को कहा जाता है श्रेणी क्रम समायोजन कहा जाता है। फिर सुनिए, ध्यान सुनिए, अगर आपके पास 3 प्रतिरोध है, ध्यान समझिए, तो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे से। ठीक, और तीसरे प्रतिरोध, अगर 4 प्रतिरोध रहेंगे तो तीसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। अगर मेरे पास n रहेंगे प्रतिरोध तो मैं n बार जोड़ दूंगा। ठीक, अब ध्यान देखिए, इसको जोड़ने के बाद मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास कोई भी वोल्ट की बैटरी है। ठीक, और यहाँ पर सब में क्या जा रही है, धारा जा रही है। ठीक, तो यहाँ से सीधे इसमें मतलब की ऊ नहीं लगा है, सब इसमें चला गया। ठीक, अब ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल है, ये इस तरह जाएगा, इस तरह होके जाएगा, इसमें जाएगा, ऐसे होकर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, उससे वापस इसमें चला जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अच्छा ये अगर इसमें धारा बहेगी तो ओम के नियम के अनुसार इसमें विभव उत्पन्न होगा। तो मान लीजिए इसका V1, इसका विभव V1 है, इसका मान लीजिए V2 है, इसका मान क्या लीजिए V3 है। ठीक, अब ध्यान समझिए, श्रेणी क्रम समायोजन में I समान होता है। क्या होता है, I समान होता है। देखिए अगर इसमें I धारा बहेगी तो इसमें भी क्या बहेगी, I बहेगी, और इसमें भी क्या होगी, I बहेगी, मतलब I का मान तो कभी बदलेगा नहीं। ठीक, ये बात सबको समझ में आई, ये चित्र पूरा समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, टाइम देखो, अब ध्यान समझेंगे, क्योंकि देखिए अगर मुझे पूरा विभव निकालना रहेगा, पूरे परिपथ का विभव निकालना रहे तो मैं V1 V2 V3 को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। V1 V2 V3 जोड़ दूंगा। तो मान लीजिए कि V1 V2 V3 को जोड़ने के बाद मेरे को बड़ा विभव मिलता है, जिसका नाम मैं V ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर ले लेते हैं, चूंकि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 में ले लेता हूँ। ठीक, और देखिए V बराबर IR होता है क्या, V बराबर ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, मैंने ऑलरेडी कल बताया है कि I बराबर क्या होता है, V बटे R। ठीक, तो मुझे V का मान जब निकालना रहेगा तो क्या मिलेगा, R इंटू I बराबर क्या मिलेगा, V मिलेगा। तो V बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, R इंटू I लिख सकता हूँ क्या, V बराबर R इंटू I लिख सकता हूँ ओम के अनुसार बराबर। अब देखिए V बराबर क्या होता है, RI होता है, तो इसका प्रतिरोध मैंने क्या माना है, R1 माना है, और इसमें धारा क्या जा रही है, I जा रही है, तो इसका विभव क्या मिलेगा। ध्यान समझिए, V बराबर RI होता है, तो इसका प्रतिरोध मैंने R1 माना है, इंटू इसका I है तो I लिख देंगे उसी तरह। ठीक, प्लस ये V2 है, तो V2 के लिए प्रतिरोध मैंने क्या माना है, R2 माना है, तो R2 हो जाएगा, इंटू I हो जाएगा, तो I हो जाएगा, प्लस ये V3 है, तो V3 के लिए मैंने क्या माना है, R3 माना है, R3 इंटू I है तो I मान लेंगे। ठीक, ये समझ में आना है, V बराबर RI, V बराबर RI, V बराबर RI, V बराबर RI, मैंने सूत्र लगाया। देखिए अब यहाँ से I सब में कॉमन दिख रहा है क्या, तीनों में से मैं क्या लेता हूँ, तीनों कॉमन लेता हूँ तीनों में से। अगर मैं यहाँ एक ये क्या लिखा है, R इंटू आई, यहाँ से I तीनों में संख्या लेते हैं, I कॉमन लेते हैं, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3,
R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए आई से आई ये गुणा भाग उधर से जब कर जाएगा तो R बराबर हमें क्या मिलेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही नहीं मिलेगा हमें। और ध्यान से देखेंगे तो समान श्रेणी क्रम समायोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक, मतलब कि ध्यान से समझिए, श्रेणी क्रम समायोजन में हम लोग प्रतिरोध को क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक, कि अगर मान लीजिए कि 20-25% दिए रहेंगे, अगर इसका तुल्य प्रतिरोध कुछ है तो हम लोग इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक, अब ध्यान समझिए, यहाँ पर कितने प्रतिरोध है, 3 थे, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा था। यदि प्रतिरोध यन हो, क्या हो, यन हो, यदि प्रतिरोध की संख्या क्या हो, यन हो, क्या हो, यन हो। अगर प्रतिरोधों की संख्या यन हो तो यन बार जोड़ना आना हो जाएगा। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 करते करते कहाँ तक जाएगा, Rn तक जाएगा, क्योंकि कितने प्रतिरोध है हमारे, n प्रतिरोध है। बस सवाल खत्म, यहाँ से हमारा सारा श्रेणी क्रम खत्म हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए R1 R2 R3 R4 सबका मान बराबर बराबर हो जाए, ठीक, यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर करते करते Rn सभी का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमें तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर क्या होता है, N इंटू आर। डायरेक्ट सूत्र मिल जाएगा हमारा। ठीक, N इंटू आर, मतलब कि अगर 20 ओम के, अगर देखिए, अगर अब बात समझिए, N अगर 5 ओम के 4 प्रतिरोध है तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना मिलेगा, 5 प्लस 4, 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। या फिर 5 प्रतिरोध की यहाँ पर रियल लिखेंगे, 4 प्रतिरोध है तो N बराबर 4 रखेंगे और R का मान क्या रखेंगे, 5, जो 4 5 20, उस तरह हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। चलिए वो तो बात ठीक है, लेकिन मेन आपको ये सूत्र याद रखना है कि श्रेणी क्रम समायोजन में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक, देखिए काफी बढ़िया से अगर दिमाग खोलकर बैठेंगे तो इतना है कि आपको दिमाग में धस जाएगा। अगर दिमाग ही कहीं और रहेगा तो सवाल एक भी नहीं समझ में आएंगे। ठीक, ये तो हो सकता है आज एक दो सवाल हो भी जाए। ठीक, अभी देखिए ये श्रेणी क्रम समायोजन है, अब हम क्या पढ़ेंगे, समांतर क्रम समायोजन। आप लोग को याद क्या करना है, इसमें याद रखने वाली एक ही चीज है कि श्रेणी क्रम समायोजन में आई बराबर होता है, क्या होता है, इसमें भी आई धरा जाएगी, इसमें भी आई धरा जाएगी, इसमें भी आई धरा जाएगी, मतलब इसमें धारा का हरासमेंट होता ही नहीं है, जो सभी में बराबर बराबर धाराएं जाती हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम समायोजन। अब देखेंगे समांतर क्रम समायोजन क्या है हमारा है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, हम पढ़ेंगे समांतर क्रम समायोजन। समांतर क्रम समायोजन ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक, अब देखिए समांतर क्रम समायोजन की शकल कैसे होती है, ध्यान समझेंगे। इसमें मान लीजिए कि हम लोग 3 प्रतिरोध अपने सवाल को सुविधा के लिए हल करने के लिए 3 प्रतिरोध लेते हैं, नहीं तो अन्यथा हम हमारा मन करे हम जितना मन करे उतना प्रतिरोध ले सकते हैं। ठीक, मान लीजिए मेरे पास 3 प्रतिरोध हैं, ध्यान से समझेंगे। ये हमारा पहला प्रतिरोध है, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है, ये हमारा तीसरा प्रतिरोध है। ठीक, अब ध्यान समझेंगे, कोई सारे प्रतिरोध मान लीजिए मैं 3 लेके चल रहा हूँ तो मैं 3 के लिए बता रहा हूँ। ठीक, तो तीनों प्रतिरोध का एक सिरा
किसी एक बिंदु पर और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाए, ठीक। तो जितने प्रतिरोध रहेंगे इनका एक सिरा किसी एक बिंदु पर जोड़ दिया जाए, मतलब यहाँ से इसको ये इसी पर जोड़ दो और इसको इसको इसी के साथ जोड़ दो, ठीक। इसको इसी के साथ एक बार इसको इस तरह जोड़ दो और इसे एक बार से इसी के साथ जोड़ दो, ठीक। तो देखिए अगर मान लीजिए R1 प्रतिरोध पहला है हमारा, ये दूसरा है और हमारा ये क्या है, तीसरा है, ठीक। अगर 3 प्रतिरोध हमारे दिए रहे हैं, ठीक, तो सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाए, ठीक। और इसको किसी एक बैटरी से जोड़ दिया जाए, ठीक। मान लीजिए मैं को बैटरी से जोड़ दे रहा हूँ, ठीक। मैंने बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस है हमारा, ये क्या है, माइनस है, ठीक। ये धारा इस तरह जाएगी, प्लस से होकर जाएगी। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, उसमें आई बराबर होता है श्रेणी में, लेकिन समांतर में भी बराबर होता है, क्या होता है, भी। तो मान लीजिए सबका विभव, मान लीजिए यहाँ पर ही R1 है, ठीक। तो सबका विभव क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए सबका विभव क्या होगा, भी होगा। इसका विभव भी होगा, इसका भी विभव भी होगा, इसका भी विभव भी होगा, मतलब सबका विभव बराबर होगा, किसी का विभव बदलेगा नहीं। अब बताइए यहाँ से धारा जाएगी इस तरह, जाएगी इस तरह, तो इसमें मान लीजिए I1 जाएगी, इसमें हमारी I2 जाएगी और इसमें हमारी क्या जाएगी, I3 जाएगी, ठीक ना। सभी में क्या जाएगी, I1 I2 और I3 जाएगी। मान लीजिए हमारी कोई I धारा थी यहाँ पर, ठीक, I है, तो इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी, इसमें I3 जाएगी और सभी का विभव बराबर है। और इस तरह होते हुए, इस तरह होते हुए, इस तरह होते हुए मिलकर यहाँ से वापस क्या जाएगी, हमारे बैटरी के ऋण टर्मिनल में यह चली जाएगी, ठीक। अब देखिए मैंने बताया कि भी का मान तो बराबर होता है ना, तो किसी का एक को ले लीजिए, तो आई बराबर ले लीजिए। अब ध्यान समझिए, अच्छा ये अगर मैं जोड़ दूं तो आई के बराबर होना चाहिए ना, ठीक। तो मैं ले लेता हूँ, ठीक, वही ले लूंगा मैं, ध्यान समझेंगे। अच्छा I1 I2 I3 सबको जोड़ देंगे तो हमारा आई के बराबर मिलना चाहिए, ध्यान समझेंगे। तो आई बराबर क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलेगा, ठीक है ना। और I बराबर सूत्र क्या होता है, V बटे R। मैंने अभी बताया ओम के नियम के अनुसार I बराबर क्या होता है, V बटे R होता है, ये तो सूत्र होता है। I बराबर V बटे R, तो I का मान मैं V बटे R ले जाकर रख सकता हूँ, तो V कैपिटल V और बटा में कैपिटल R, ठीक। मान लीजिए मैंने ये पूरे मतलब इस पूरे तुल्य प्रतिरोध क्या मैंने माना है, R माना है, ठीक, बराबर। अब I बराबर क्या होता है, V बटे R होता है, तो V तो बराबर ही होगा, लेकिन प्रतिरोध किसमें कर रहा है, पहले वाले में I1 में कितना धारा जा रहा है, I1 में I1 के लिए कितना प्रतिरोध है, R1 है, तो यहाँ पर I बटा V बटा R1 हो जाएगा। I2 है ना, तो I बराबर V बटे R, तो V का मान तो उसी तरह रहेगा, अब बटा में R का मान दूसरे के लिए क्या है, R2 है, तो R2 हो जाएगा। I3 है ना, तो I3 के लिए हमारी प्रतिरोध क्या है, हमारा R3 है, तो I बराबर V बटा में R का मान R3 हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरी धारा है, दूसरी धारा है, यह पहली धारा है, ठीक। मैं ऊपर से देखो V बटे R उसी तरह रहने दो, भी सभी में से भी कॉमन है, तो मैं भी कॉमन ले लूंगा, तो 1/R1 1/R2 और 1/R3 बच जाएगा। अब तो ये भी से भी कट जाएगा, क्या कट जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हमारा ये फॉर्मूला होता है। सवाल खत्म, ठीक। तो हमारा समान श्रेणी क्रम अरे समांतर क्रम समायोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है 1/R बराबर
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, मान लीजिए यदि यहाँ पर 3 प्रतिरोध है तो मैंने यहाँ पर 3 बार जोड़ा है। अगर यहीं पर अगर 4 प्रतिरोध 5 प्रतिरोध आ जाए तो 1/3 के बाद 1/R के बाद R1 R3 के बाद 1/R4 1/R5 1/R6 1/R7, मतलब जितने प्रतिरोध रहेंगे मैं सबको उसी क्रम में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। और ये समांतर क्रम समायोजन में हमारा प्रतिरोध का ये सूत्र मिलता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका मतलब अनुप्रयोग या फिर क्या क्या यूजेज हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R1 होता है ना, मतलब अब जैसे बात समझिए, अगर हम आपसे पूछें 2 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, तो हम सीधे कहेंगे क्या है, 2 बड़ा है। ठीक, और 1/2 क्या है, छोटा है। मतलब 1/R ये सब छोटे हैं ना, मतलब प्रतिरोध छोटा है। अब बताइए, प्रतिरोध छोटा है मतलब प्रतिरोध कम है। ठीक, अगर प्रतिरोध कम है तो धारा ज्यादा जाएगी, और हमें यही तो चाहिए, धारा जितनी हमें अधिक मिलेगी हमारा मतलब कि वस्तु उतना तेज चलेंगी। ठीक, अगर ये धारा कम है मतलब प्रतिरोध कम है तो ये धारा ज्यादा चलेगा इसमें, और यही तो हमें चाहिए, धारा चाहिए हमें ज्यादा। और इसीलिए हमारे घर में जो भी वायरिंग की जाती है वो किस क्रम में की जाती है, समांतर क्रम समायोजन में की जाती है। समांतर क्रम समायोजन में धारा प्रतिरोध एकदम कम ज्यादा होता है। ठीक, अरे कम होता है ना, प्रतिरोध एकदम कम होने की वजह से धारा बहुत ज्यादा जाती है। ठीक, यही कारण है कि हम लोग अपने घरों में वायरिंग कराते समय कौन सा प्रयोग करते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम समायोजन में जोड़ते हैं। ठीक, उतार लेंगे इसको, एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे। ठीक, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। देखिए थोड़े से कुछ नोट पॉइंट इसमें मतलब दिखाए गए हैं। लिखा है कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ, छोड़िए कोई मतलब नहीं है इसका। देखिए लिखा है विद्युत धारा का तापी प्रभाव, मतलब ये सूत्र में लिखा है ना, मतलब ये सूत्र में लिखा गया है। ये फॉर्मूले होते हैं, देखिए कुछ कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला या फिर इसको नोट बना के लिख देंगे। ठीक, देखिए हम लोग जानते हैं जैसे P बराबर क्या होता है, W/T होता है क्या, W/T होता है ना, P बराबर W/T। देखिए ये क्या है, हमारा कार्य है, तो इसमें सवाल में इसको उष्मा लिया गया, लिखा है उष्मा, लिखा एच लिखा है, बस वही सूत्र है, वो कुछ नहीं किया है। तो यहाँ से एच बराबर क्या मिलेगा हमें, पहला सूत्र P इंटू टी मिलेगा, पहला सूत्र हो गया। अच्छा, दूसरा सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं P बराबर सूत्र होता है वी आई, आगे आप लोग पढ़ेंगे P बराबर वी आई फॉर्मूला होता है। तो P बराबर क्या होता है, वी आई होता है। तो यहाँ पर P बराबर वी आई लिखेंगे, तो वी आई मतलब स्मॉल आई यहाँ पर लिख दीजिए, और टी है तो टी लिख देंगे। तो ये बराबर वी आई टी भी एक सूत्र होता है। ठीक, अच्छा, वी बराबर सूत्र क्या होता है, वी बराबर आई इंटू आर होता है क्या, वी बराबर आर आई होता है ना। तो यहाँ पर ले जाकर रखेंगे एच बराबर क्या होता है, वी उसी तरह रहने देंगे। अच्छा, वी का मान क्या है, आई आर, तो यहाँ पर ले जाकर रखेंगे आई आर, और यहाँ पर आई है तो आई इंटू टी लिखा है तो आर टी हो जाएगा। तो एच बराबर क्या मिलेगा, आई में आई का गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर,
आर है तो आर, टी है तो टी, तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी हमारा आपको तीनों सूत्र मिल जाएगा। ठीक। और देखिए ये सूत्र क्या है, मतलब इस सब का प्रयोग कहाँ पर होगा। अब अगर इतना उष्मा दी जाती है ना, उसमें कितना समय तक चलेगा, कितना जूल प्राप्त हो जाएगा, हमें उस स्थिति में ये सूत्र याद होने चाहिए। और ये सूत्र याद रखिए भाई साहब, ये सूत्र कहीं बाहर से नहीं आए, ये सूत्र आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा P बराबर डब्ल्यू बटा टी होता है। सेम वही सवाल है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डब्ल्यू को जूल में पढ़ते हैं, यहाँ पर उष्मा भी हमारी क्या है, कार्य है, ऊर्जा है, इसलिए इसका मात्रा भी क्या होता है, जूल होता है। ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये हमारी क्या है, यह छे यह छे यह छे यह छे, तो इसका जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा हमारा, मात्रक देखिए यह छे मतलब ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक। अच्छा, अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर ये जूल कैसे होता है, जूल, जूल के अलावा भी तो कुछ होगा सूत्र के हिसाब से। हाँ तो बहुत हो जाएंगे, ध्यान समझेंगे। पी का मतलब क्या है, शक्ति ना, तो वाट इंटू सेकेंड, तो वाट सेकेंड भी हमारा क्या हो जाएगा, तो वाट गुणे सेकेंड हमारा क्या मिलेगा, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक। ये हमारा क्या मेरा ऊर्जा का मात्रक है। जूल है, देखिए वोल्ट एम्पियर सेकेंड, ये भी हमारा क्या मिलेगा, मात्रक मिल जाएगा। अगर आपको एक और लिखना है तो वोल्ट एम्पियर सेकेंड हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर सेकेंड, वोल्ट एम्पियर सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा। ठीक। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र बता दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा किसका मात्रक क्या है, किसका मात्रक है, बताइए किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। ठीक। अगर आपको आता है तो एक बार जरूर कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मुझे आ रहा था। किलोवाट घंटा, अब देखिए कितना आता है पता है, किसी के दिमाग में अगर वाट आ गया, क्या आ गया वाट, वाट मतलब शक्ति, शक्ति मार देंगे तुरंत खट से ही, तो आप मारेंगे ऐसे और मार देगा पेपर वाला ऐसे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई साहब किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या होता है, ऊर्जा है, किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। समझ में आया? यहाँ पर एक बार लिखेंगे, एक थे और लिखा है 1 किलोवाट घंटा, मतलब 1 किलोवाट घंटा, वही 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, ऊर्जा का मात्रक है। और ये होता है 3.6 गुणे 10 पर 6 जूल, क्या होता है, 6 जूल होता है। ठीक। हो गया, अब इतना हो गया। अब देखिए थोड़े से कुछ अलग अलग कंसेप्ट बचे हैं। कंसेप्ट मतलब कि जैसे हो गया कि बल्ब में जो बल्ब में जो जलता है स्प्रिंग जैसा, वो जो फिलामेंट है उसका नाम है। देखते हैं कि वो बल्ब इतना गर्म होता है लेकिन वो पिघलता नहीं है, कि उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, 3300 होता है, मतलब 3300 कुछ के डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो आप लोग को आप समझ में आ रहा है उष्मा क्या है, कि उष्मा वर्ग धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, उष्मा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, उष्मा समय के अनुक्रमानुपाती होती है, उष्मा वोल्ट के अनुक्रमानुपाती होती है,
ऊष्मा समय के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। ऊष्मा ये क्या है, शक्ति के अनुक्रमानुपाती, मतलब जितनी ज्यादा शक्ति रहेगी हमें उतना ज्यादा ऊष्मा मिलेगी। ऊष्मा समय की मात्रा, मतलब जितना ज्यादा समय तक हम किसी वस्तु को ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, वो हमें उतना ही ज्यादा ऊर्जा देगी, ठीक। अब देखिए, अब तो हमको लग रहा है सब खत्म है। तो देखिए ये सब इसमें लिखा गया है, ठीक। देखिए नोट बना के लिखेंगे, नोट में बना के लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। बल्ब का टंगस्टन यहाँ पर लिखेंगे नोट बना के। बल्ब का बल्ब का तंतु किसका बना होता है। देखिए बल्ब का जो तंतु, जो स्प्रिंग बनता है, वो किसका बनता है, टंगस्टन का बनता है। क्या बनता है, टंगस्टन का बनाता है। और भाई साहब टंगस्टन का जो गलनांक है वो होता है 3580 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना ज्यादा है यार। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म होने लगता है, और ये 100 से लगभग 3300 गुना ज्यादा है। मतलब कि उसका जो स्प्रिंग होगा, इससे ज्यादा तापमान होगा तभी वो पिघलेगा, अन्यथा पिघलेगा ही नहीं। देखते हैं छोटी सी पतली होती है, वो एकदम बहुत ज्यादा लचीली होती है। सोचिए कि वो कितना ज्यादा, मतलब उसके गलनांक है, ठीक। देखा बल्ब में रासायनिक तरीके से नाइट्रोजन आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि होती है, ठीक। बल्ब में कौन कौन सी गैस भरी जाती है, बल्ब में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, एआर का मतलब आर्गन हो गया, नाइट्रोजन आर्गन गैस भरी होती है। क्या होती है, गैस भरी होती है, ठीक। बल्ब में नाइट्रोजन आर्गन जैसी गैस भरी होती है। आर्गन हमारी क्या है, अक्रिय गैस है, ठीक। हमारी अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस आप लोग, जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे इसको नोबल गैस भी कहा जाता है, अक्रिय गैस भी कहा जाता है, ठीक। तो हमारे बल्ब में नाइट्रोजन, देखिए हमारे जो बल्ब होता है पीला वाला, ठीक, अगर उसमें हम लोग नाइट्रोजन नहीं बढ़े बढ़े भरे तो समझ लीजिए कि बल्ब, ऐसा नहीं कि बल्ब नहीं जलेगा, जलेगा, लेकिन उसकी जो आयु थोड़ी सी कम हो जाएगी। आयु का मतलब क्या है, आयु का मतलब ये है कि वह लंबे समय तक नहीं जलेगा, वह तुरंत जल जाएगा। जल जाएगा मतलब वो तुरंत पिघल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बल्ब अगर 15 माला, अगर 1 महीने तक कोई बल्ब जलता है, अगर हम लोग बिना उसको नाइट्रोजन का जलाएं, बिना मतलब कि उसको आर्गन का जलाएं, तो वो जलेगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो तुरंत फ्यूज हो जाएगा, ठीक। ये ये गैस उसे क्या करते हैं, उसकी आयु बढ़ाते हैं। आयु का मतलब क्या है कि वो उसकी क्षमता बढ़ा देते हैं, मतलब उसको गलने नहीं देते हैं। नहीं तो अगर वो बिना आर्गन का, बिना नाइट्रोजन का गैस जलाएंगे, तुरंत तुरंत जलेगा और तुरंत क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक। चल देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। देखिए टाइम हो गया ना। देखिए हम लोगों ने इसमें इस चैप्टर के जितने थ्योरी हैं, पूरे थ्योरी को मैंने कवर कर दिया है। मतलब आपका जो थ्योरी है 1% बाहर नहीं जाएगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ लेंगे, इस पे कल से सवाल पढ़ेंगे। सवाल का मतलब क्या है कि जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है इस तरह बना दिया जाएगा, ठीक। यहाँ पर बना दिया जाएगा इस तरह प्रतिरोध बना दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ ओम बना दिया जाएगा। उसका पूछेगा तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, बैटरी जोड़कर जोड़ा जाएगा। मतलब काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे
और आपका 5 नंबर फिक्स किया जाएगा इसी क्लास में, ठीक। और वो कब होगा, जब ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब मान लीजिए फार्मूला तो मैंने मिटा दिया ना, सरलीकरण समायोजन, समांतर क्रम संयोजन, P बराबर डब्ल्यू बटा टी, एच बराबर ये आई स्क्वायर आर टी, मैंने जितने फॉर्मूले लिखे हैं सभी वो अगर ये याद रहेंगे तभी आप सब मतलब कि सवाल लगाएंगे, लगा पाएंगे, अन्यथा सवाल नहीं लगा पाएंगे, ठीक। तो मैंने जितना सूत्र लिखा है उसे एक बार देख लीजिए, आपको एक भी सवाल बाहर से नहीं जाने वाला है, ठीक। चलिए ठीक है, आज के लिए बस करते इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में बताएंगे कि क्लास कैसे लगी, ठीक। बस करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।